अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग पे यकीनी तौर पे हम बात करेंगे, लेकिन ये अभी ना सोचिएगा कि शेड्यूल के बारे में कोई हतमी बात पता चलेगी। ज़रूर हर्डल्स आज भी तय हुई हैं, सरफराज अहमद और दीगर 6 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के वीज़े आ गए, इसके हवाले से पुरान में बात करेंगे। बट अभी भी 7 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत कब होगी, और चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, इंडिया साउथ अफ्रीका से वो भी पहुंच चुके हैं, क्वारंटीन में हैं। अब किस चीज़ का इंतज़ार है? शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तय कर रहा है कि 20 मैचेस पूरे करवाने का वक्त बचा है या नहीं बचा। यही एक वजह बज़ाहिर दिखाई देती है कि शेड्यूल की जो रिलीज़ उसकी ताख़ीर में है। आज ऑब्वियसली 31 जो है मई है और अब तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं शायद 7 या 8 जून को जो है वो इस लीग की शुरुआत का इम्कान है। पुराने इस हवाले से पूरी बात करेंगे। इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के इमर्जिंग स्टार और इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी उनको बड़ा कंसिडर किया जा रहा है फ्यूचर के लिए, आजम खान भी हमें पुराने में लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जरा पाकिस्तान सुपर लीग पे बात करेंगे और इसके शेड्यूल के हवाले से और जो मुमकिन पूरी सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और एंकर और तज्जियाकार आलिया रशीद साहिबा, टेलीफोन लाइन से इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ अबू बकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया, पहले आपसे बात करूंगा, तज्जिया पहले आपका चाहूँगा इस पूरी सूरत हाल पर कि ईद से पहले प्रेस रिलीज आना कि जी इजाज़त मिल गई है, अब तो बस PSL यूई के अंदर होगा, फिर उसके बाद PCB का वफ्द भी वहाँ मौजूद था। बट अब इतनी जो है वो अपडेट्स आई हैं कि याद ही नहीं रह रहा कि आखिरी अपडेट से पहले कौन सी अपडेट आई थी। सारा कुछ जो है वो मिक्स भी हो गया। बट आपका तज़िया क्या है पूरी सूरत हाल पे, और लीग की शुरुआत की कोई खबर है तो प्लीज़ बता दीजिए, पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानना चाहती है। मेरा ख्याल है गफ्फार, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया, लेकिन मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ जो पूरी कौम की तरह इंतजार कर रहे हैं कि शेड्यूल जल्दी से आ जाए ताकि हमें पता चले कि हमारी लीग जो है वो कब शुरू होनी है। लेकिन जैसे कि आप भी अभी कह रहे थे, मेरा ख्याल है 8 या 9 तारीख जो है उस वक्त से 8 से गालिबन इम्कान ज्यादा है, मगर अभी हमारे पास हतमी रिपोर्ट कोई नहीं है। हम नहीं बता सकते कि अभी इन थोड़े से दिनों में पूरी जो लीग के बाकी मैचेस हैं वो कैसे करवाए जाएंगे, किस बेस पे करवाए जाएंगे, उनको किस तरह मैनेज किया जाएगा, डबल हेडर्स करवाए जाएंगे, गर्मी का भी इशू है। लेकिन ये जरूर है गफ्फार के हम सबको ये पता है कि बहुत ज्यादा ये ऐसे मामलात हैं और ऐसे हालात हैं जो कि एबनॉर्मल हैं, अब नॉर्मल हैं। ये कोविड तक किसी को नहीं पता था कि इस तरह होना है, और उसके बाद फिर बायो सिक्योर बबल जो है वो एक ऐसी नई चीज आ गई जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, यानी कि आप देखिए ना, वीजाज का इशू है, क्लियरेंसेस मिलनी है, एविएशन के इशूज हैं, लेटर नहीं आ रहे, जहाज खड़े हैं वो नहीं उड़ रहे। तो PCB के हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं हैं, तो उनको देखना पड़ रहा है UAE के क्रिकेट बोर्ड की तरफ, UAE की गवर्नमेंट की तरफ, और उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ रहा है, जो कि काफी मुश्किल चीज है। मेरा ख्याल है हमें PCB को ये अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन इतनी टफ होगी। उनका ख्याल था कि शायद आसानी से हो जाएंगी चीजें, क्योंकि रमजान के तकरीबन आखिरी मेरा ख्याल हफ्ते में यहाँ से लोग चले गए थे, जिनमें जाकिर खान साहब भी शामिल हैं, सलमान नसीर साहब भी शामिल हैं, उस्मान वाला भी शामिल हैं, और भी बहुत से लोग हैं। तो मगर वो मसला सिर्फ यहाँ से मुझे लगता है खराब हुआ है कि ये जो NCOC ने कराची में मैचेस करने की इजाजत नहीं दी, जो कि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसको उन्होंने कहा था कि ईद के बाद आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उस वक्त तक इन्होंने, बोर्ड ने कहा कि जाहिर है हमें वहाँ पे कहना है, तो मामला तय करने हैं UAE में, तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते 2 हफ्तों का। तो इन्होंने वो फैसला किया जो कि बेसिकली फ्रेंचाइजीज की ख्वाहिश भी थी कि वहाँ जाया जाए, अदरवाइज उनको डर था कि उनका जो ब्रांड है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि PCB कराची में जो अपना बायोसिक्योर बबल है उसको हैंडल नहीं कर सका था, इसलिए उनको इंटरनेशनल टीम को हायर करना पड़ा है, जो कि अब वहाँ पे ये सारे बबल के मामलात को देख रही है। तो अब शुक्र है खुदा का, सरफराज को वीजा मिल गया क्योंकि बहुत परेशान। अच्छा आलिया, कतई करामी, अबू बकर के पास जाने से पहले एक सवाल मैं जरूर करूंगा। आपकी बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि पेंडेमिक है, वी एब्सोल्युटली रियलाइज दिस, बट सरफराज अहमद एयरपोर्ट से जाते हैं, होटल से जाते हैं एयरपोर्ट, और पता होना चाहिए था शायद उनको भेजने से पहले कि क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये बात, दूसरा उनका वीजा की अपडेट कर रात में 11 बजे आती है कि जी उनको घर भेज रहे हैं, वीजे में ताखीर हो सकती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नाराजगी का इजहार किया, 1.5 घंटे वीजा आ गया। अब इसका ताल्लुक भी पेंडेमिक से है? नहीं, इसका ताल्लुक पेंडेमिक से बिल्कुल नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो चीजों को परसू करने से है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने से है, अपनी नालायकी को छुपाने से है। ये गलत बात है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि
सरफराज की टीम ने थ्रेट किया, नदीम साहब की टीम ने, तो फौरी तौर पे मिल गया उनको। मैं ये नहीं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रही, मुमकिन है वहाँ पे कोई हिच हो इस तरह की जिसकी वजह से इश्यूज हो, क्योंकि देखें कोई भी क्यों चाहेगा, खासतौर पर हमारे ही लोग क्यों चाहेंगे कि हमारी ही टीम के लोग जो हैं वो टाइम पे ना पहुंच सकें। और किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इस एंगल से हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी इसमें थी कि ज़ाहिर सरफराज का एक स्टेटस है, वो साबिक कप्तान है, इतने जबरदस्त मेंबर हैं टीम के, इतनी फॉलोइंग है उनकी, तो लोग परेशान थे इस वजह से। तो होपफुली इंशाल्लाह आज रात को वो चले जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले में गफार ये जरूर हुआ कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी ना जिन पर पर्दे पड़े हुए थे, वो पर्दे बहुत चाक होके सामने आई चीजें कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं और बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह अदा नहीं कर पा रहे पीसीबी में। ठीक है, अबू बकर, आलिया ने बड़ी डिटेल से बात की और पेंडेमिक का जिक्र भी हुआ, बट कल अब जैसे राशिद रशीद साहब का भी एक स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, फिर एहसान मानी साहब ने उसकी तरदीद भी की और बोर्ड ज़राए भी कह रहे थे बोर्ड में ये सारे जो मामलात हुए हैं उसके बाद एक्सटेंशन भी मिलना है। आपके पास क्या खबरें, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, बोर्ड का हेडक्वार्टर कराची स्टेडियम लाहौर में, अबू बकर क्या आगे फोर्सी कर रहे हैं, ये सारा जो मामला जो ऊंच नीच हुआ है इसका कोई ना कोई असर होगा? सर ज़रूर हो सकता है। अगर तो आप बात करें चेयरमैन पीसीबी के इस्तीफे की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उसको टोटली डिनाई किया, बल्कि एक आधे चैनल पे तो एहसान मानी साहब ने खुद भी स्टेटमेंट दी कि जी मैंने किसी किस्म का इस्तीफ़ा नहीं दिया और इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया किसी किस्म का। तो इस चीज़ की तो तरदीद आ गई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन ये बात राशिद लतीफ़ की तरफ से आई थी और वो एक क्रेडिबल मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेटर हैं और इस वक्त अपनी राय का भी इजहार खुल के करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। या तो एहसान मानी साहब इस्तीफ़ा देना चाहते थे, उनको रोक लिया गया, या उन्होंने प्रेजेंट किया और इमरान खान ने रोक लिया, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर देखें चीज़ें क्लियर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अभी तक इस बात की तरदीद नहीं की, अगर देखा जाए तो कोई प्रेस रिलीज नहीं आई ऑफिशियली, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें ज़रूर है। अब देखिए, अब काफ़ी अरसा हो गया एहसान मानी साहब को, मेरे नज़दीक चेयरमैन, हमने पिछले चेयरमैन भी देखे हैं फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन बिल्कुल बैक फुट के ऊपर है। हम देखेंगे वसीम खान फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जाकिर खान यहाँ पर फ्रंट फुट पे, इवन कि अब सलमान नसीर जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने पीएसएल के मामलात को टेक ओवर किया है। तो चेयरमैन कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं, जब तक वो खुद फ्रंट पे नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फिर होती रहेंगी। अच्छा आलिया, वो का ही पॉइंट आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने इवन जब मुझे याद है लास्ट ईयर जब बिल्कुल कुछ क्रिकेट नहीं हो रही थी तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, कंटेंट निकलता रहा, बातचीत होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा जूम पर और वैसे होती नहीं है। बट इस सारी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि बोर्ड के किसी जिम्मेदार को, यानी कि वसीम खान है, एहसान मानी या कोई और जो इन मामलों को हैंडल करता है, आके मीडिया के सवालों का जवाब तो देना। जैसे मेरे पास और आपके पास कोई जवाब नहीं कि सरफराज कैसे एयरपोर्ट से वापस आए, या कल उनको 2 घंटे वीज़ा कैसे मिल गया, या शेड्यूल क्यों नहीं आ पा रहा, या इंटरनेशनल प्लेयर्स जब पहुंच चुके थे और ब्रॉडकास्टर की कन्फ्यूजन थी तब कोई क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को नहीं थी। इन सवालात के जवाब तो लोग जानना चाहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए गफार, जिस तरह ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, तो उसमें अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अभी लोग वहाँ जो ऑफिसेज में बैठे हैं, क्लियरेंसेस के लिए बैठे हैं, वीजाज के लिए, बहुत सारे इश्यूज लेके, तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आया जिन्होंने कि अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए और चीज़ों को स्मूथ किया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये तवक्को करें कि टॉप मैनेजमेंट हमसे मीडिया से बात करेगी तो शायद ये मुनासिब नहीं है। एक तो दूसरा, आपको पता है मानी साहब तो आम हालात में भी उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, वो तो कभी भी इस तरह प्रेस के सामने आके बात, आलिया वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि समी बर्नी जो है डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वो हमारे जियो पे प्रोग्राम में 2 दफा आए हैं। तो उनको जब भी बुलाया जाता है तो वो आके अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो बड़ी तफसील से बताते हैं, वजाहत करने की कोशिश करते हैं। हम सब के बहुत, आपको पता है, बेपनाह इस वक्त मशरूम ग्रोथ है, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट भी हैं, दूसरे मेन मीडिया के भी हैं, अखबारों के भी हैं, तो वो सबको हैंडल कर रहे हैं बेचारे, किसी ना किसी तरह, किसी को सही जवाब देते हैं, किसी को आधा देते हैं। मगर मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आदमी कितना अंडर प्रेशर होता है, लेकिन वो अगर जवाब दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो ठीक है। ये और बात है कि धड़ाधड़ प्रेस रिलीजेस आई और उसके बाद कहा गया कि जी सारे वीजे आ गए, जो कि इनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था अगर नहीं आए थे। तो वहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन जो है ना, उससे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखना चाहिए, मेरा ख्याल है।
तो उसके बाद फिर अब ये है कि जरा अब फूंक फूंक के कदम रखते हैं, एक एक चीज जैसे जैसे हो रही है वो बताते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है लोगों में एंग्जाइटी है क्योंकि मैचेस का सब इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ। तो कि कब शुरू होंगे, असल सवाल जो है वो बस इसी चीज का है। और आपको ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो इन्होंने जो बायोसिक्योर बबल बनाया है वो बहुत अच्छा है इस दफा, और आई होप कि कोई और स्टोरी वहां से नहीं आएगी। जी जी, वो एक होटल में सिर्फ 2 टीमें हैं जो कि ऊपर नीचे वो भी एक साथ नहीं ठहरेंगी, और काफी अच्छे अरेंजमेंट्स जो हैं इस हवाले से किए गए हैं। जाहिर है बहुत मुश्किल है, हमें प्लेयर्स का भी बहुत ख्याल आता है कि किस तरह कमरों में बंद रहना कोई आसान चीज नहीं है। कितना आप फोन पे रहेंगे, कितना आप टीवी देख लेंगे, कितनी किताबें पढ़ लेंगे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो वीडियोज आ रही हैं कि प्लेयर्स अपनी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है, तो अपने आप को फिट रख रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ये खत्म हो जाए। आलिया, मुझे शॉर्ट ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ सवालात हैं इनमें, जैसे कि चार्टर प्लेन से जो है वो खिलाड़ी पहले 2 जो है मरहलों में रवाना हुए, बट अब जो खिलाड़ी जा रहे हैं वो कमर्शियल फ्लाइट से जा रहे हैं। सो ऐसा तो नहीं है कि कोई हमने कंप्रोमाइज़ किया है, कल को ये चीज़ हमें खुदा ना खास्ता कहीं इसका हमें खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। दूसरा एक और क्रिकेटिंग एंगल जहाँ क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद है, वहाँ एक अच्छी बात भी है कि बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं जो क्वारंटीन कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह जब वो बाहर आएंगे तो हमें एंटरटेन भी इंशाल्लाह करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। आलिया, एक सवाल मेरे जहन में, प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा कि सरफराज या वो प्लेयर जो अब कमर्शियल फ़्लाइट से जा रहे हैं, कुछ प्लेयर जो पहले गए थे और हमने इससे पहले चार्टर्ड प्लेन के लिए इंतज़ार किया, उनके अप्रूवल्स, और इसीलिए कि बायोसिक्योर मेंटेन रहे, बट अब ये स्पेशल परमिशन तो चाहे अबू धाबी गवर्नमेंट ने दे दी, बट कुछ खतरा ना हो जाए आगे चल के, चूँकि इससे पहला न्यूजीलैंड वाला फियास्को आपको याद है? जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें ऐसा है कि एक तो ये लोग ऑलरेडी क्वारंटाइन कर रहे थे, ठीक है, वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन तो सबको हो गई भी है, वैक्सीन लगवाने से वैसे भी आप कदरे सेफ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अब आपकी मजबूरी ये है कि चूंकि चार्टर तैयारा नहीं अरेंज हो रहा या जो भी मामलात हैं उनकी वजह से अब पहुंचना तो है प्लेयर्स को। तो एक तो फ्लाइट बहुत लंबी बड़ी नहीं है, दूसरी बात यह है कि उसमें भी आप अपने जितने भी जो SOPs हैं उनको अगर आप फॉलो करके बैठें तो कोई इशू नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ ये है कि जाहिर है कि ये लोग फर्स्ट क्लास में, क्लब क्लास में बैठते हैं, आम पब्लिक के साथ नहीं बैठेंगे, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि कोई इतना सीरियस इशू नहीं होगा। इसलिए भी कि जब ये वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ जाके तो इनको क्वारंटाइन करना ही है। अब यही एक बहुत बड़ा मरहला मुझे लग रहा है कि इस वक्त PCB के लिए है कि वहाँ पे कितने दिन का क्वारंटाइन करवाएं कि ये मैचेस जो हैं वो 8 तारीख को सारे लोग क्लियर हो जाएं और प्लेयर्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस का दिन भी मिल जाएं और PSL शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह होप फॉर दी बेस्ट कि अगर आज रात को ये प्लेयर्स जा रहे हैं और बाकी जो रह गए हैं 3 वो भी चले जाएं, तो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट आपकी 98% टीम वहाँ पे मौजूद है सारी, ब्रॉडकास्टर समेत। तो अब सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम है और आई होप के PCB अब जो है वो कामयाबी से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि एक मैं डैरन सैमी जब कल पहुंचे तो अपने हमेशा की तरह ट्रेडमार्क स्टाइल में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया, लेकिन अबूबकर अगर मैं आपसे सेम सवाल करूं, चार्टर प्लेन पहले 2, उसके बाद फिर ऑब्वियसली अब कमर्शियल फ्लाइट्स, तो फिर तो लोग ये शायद सोचने में मजबूर है ना कि फिर पहले वाली जो एक्सरसाइज थी इतनी हार्ड, इतना हमने नसीम शाह को 48 आवर्स की रिपोर्ट ना देने पर इवेंट से बाहर कर दिया, इवेंचुअली फिर वो आ गए, अब सेम डे टेस्टिंग होके सब जा रहे हैं, तो ये मामला जो है स्पेशल परमिशन का तो है, बट दोनों अलग अलग लेवल दिखाई देते हैं मुझे, तो आप एक्सप्लेन करें। देखिए गफार, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जो जिस तरह आलिया ने बताया कि जो ट्रैवल करेंगे अब क्योंकि मजबूरी इस तरह की बन गई हुई है, आप देख रहे हैं कि पहले हमें बताया गया था कि 25 लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े नहीं आए, और जब बाद में हमने कल देखा कि कल जब शायद 5 लोग कराची के थे, 12 लोग लाहौर से थे, 17 लोग ये हो गए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीछे सिर्फ 8 रह गए, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर प्रेस रिलीज आई कि अभी भी 13 अफराद बाकी हैं, तो वो 25 से 30 हो गए। तो अब इस तरह छोटी छोटी टोलियों के अंदर 5-5, 6-6 लोग इस वक्त, आज जिस तरह 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनके लिए मुकम्मल चार्टर्ड फ्लाइट्स आपको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो वो अरेंज नहीं की जा सकती थी। तो फिर ये फैसला किया गया कि नहीं, अब जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट की इजाज़त ली जाए, जिसके अंदर फिर अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल को इन्वॉल्व किया गया, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हुई और आपने एक पूरे तरीके से जो है वो मामलात को देखा। उसके बाद फैसला किया गया कि चलें
अब जो है वो कमर्शियल फ्लाइट से भेज देते हैं, क्योंकि प्लेयर्स ने वहाँ जाके 7 दिन का क्वारंटीन करना है, तो बेहतर है कि अब कमर्शियल फ्लाइट से भेज देते हैं। जैसे जैसे प्लेयर्स के वीज़े आ रहे हैं वो अपनी टीम्स को जाएं और ज्वाइन करें। सरफराज को जिस तरह की आपने बात की, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी पड़ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान है, और कल जैसा नदीम उमर साहब ने खुल के बात की कि हम कप्तान के बगैर नहीं खेलेंगे, तो फौरी वीज़ा भी आ गया। अब ये मामला थोड़ा सा पेचीदा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन चले अच्छी बात यह है कि अब गुड न्यूज़ ये है कि सरफराज आज जा रहे हैं, और आज रात को तकरीबन उनकी किसी पहर में गल्फ एयर की जो है वो फ़्लाइट उनकी बुक की गई है। सरफराज समेत बाकी जो लोग लाहौर में मौजूद हैं वो आज शाम को कराची पहुंचेंगे। अब ये चीज़ें देखने वाली हैं, लाहौर से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कराची जाएंगे, फिर वो आगे ट्रैवल करेंगे फर्स्ट क्लास के अंदर। अब अगर यही मेरा कंसर्न है, क्योंकि आलिया ने बात बिल्कुल ठीक, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास वाली बात भी है, लेकिन आलिया अगर आप देखें एविएशन की हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत सारे मुल्कों में क्यों फ्लाइटें बैन हुई हैं। एयरपोर्ट एंड फ्लाइट्स आर द मोस्ट रिस्क एलिमेंट ऑफ दिस पेंडेमिक, क्योंकि वहाँ पे लोग जमा होते हैं बहुत क्लोज। आप तो अगर गई हो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अंदाजा है कि जो फ्लाइट्स हमारी बाहर ही जा रही हैं, उसमें कोविड की प्रोटोकॉल्स तो हैं, पर सब साथ बैठे होते हैं, कोई इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तक नहीं होती। तो आलिया रिस्क तो रहेगा, बट जैसे आपने कहा होप फॉर द बेस्ट, जब आप कह रही हैं तो होप फॉर द बेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने जाना है और वहाँ जाके उन्होंने क्वारंटाइन करना ही करना है, और उनके फिर टेस्ट भी होने हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को ऐसे ही खिला दिया जाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, बस ये दुआ करें सब खैरियत से पहुंच जाएं और PSL टेक ऑफ करे खैर खूबी से। बिल्कुल, जहाज भी टेक ऑफ हो जल्दी से, ताकि प्लेयर्स पहुंचे, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो टेक ऑफ हो, चूंकि शेड्यूल का सब इंतजार करें। बट जैसे आलिया वकर ने कहा कि हमारे अंदाजे के मुताबिक इंशाल्लाह 8 या 9 जून को इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, और मेरा कि इंशाल्लाह जब एक दफ़ा लीग शुरू हो जाएगी तो ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी, हम क्रिकेट के अंदर खो जाएंगे, और फिर ये एक क्रिकेट का माहौल खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कोयटा ग्लेडिएटर्स के आजम खान हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से रहे हैं, और अब कोयटा ग्लेडिएटर्स के उभरते हुए राइजिंग स्टार और पाकिस्तान के T20 और लिमिटेड ओवर्स के फ्यूचर के लिए भी इनको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, अबू धाबी में इस वक्त क्वारंटीन में अपने कमरे में मौजूद है। आजम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा कि जैसे हसन और सईद अजबर से मैंने परसों सवाल किया था, क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है, और ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है किसी भी प्लेयर्स एथलीट्स के लिए कि वो कमरों में बंद रहें। सो हाउ यू मैनेजिंग? जी देखिए, काफी एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि क्वारंटीन इस दफा हमारा काफी लंबा है। जिस तरह हमने 3 से 4 दिन कराची में गुजारे और फिर यहाँ अबू धाबी में 7 दिन का हमारा क्वारंटीन है, तो आई थिंक इट्स टफ। और लेकिन ये एक चैलेंज है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि फिर PSL स्टार्ट हो गया है, तो यही है कि एक मेंटल टफनेस के लिए भी एक हमारा टेस्ट है। लेकिन इंशाल्लाह आगे देखते हैं, फिर जब मैच स्टार्ट होंगे तो फिर सब बेहतर। तो बहुत सारी वीडियोस हम देख रहे थे आजम, दीगर फ्रेंचाइज ने मुख्तलिफ प्लेयर्स की जारी की, जो आप लोग की ट्रेनिंग है और इसके अलावा जो मैनेज किया जा सकता है, तो किस तरह शब रोज़ गुजर रहे हैं? ट्रेनिंग भी हो सकती है, कुछ लोग जैसे इधर में कह रहे थे जी मूवी, सरफराज भाई ड्रामे देख रहे थे, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसको? जी देखिए, मूवी ड्रामे तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ में ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर है राशिद कुरैश थी, उन्होंने हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ ट्रेनिंग का, जिसमें हम लोग सारी जो भी क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो कमरे के अंदर करते हैं। तो आई गेस ये इसी तरह अभी हमारा टाइम गुजर रहा है, और इंशाल्लाह फिर एक दफा जब हमारा क्वारंटीन पीरियड खत्म होगा फिर ग्राउंड में भी ट्रेनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है आदम, पाकिस्तान सुपर लीग की तो मैं ज़रूर बात करूंगा, जो ऑब्वियसली एक बड़ा टूर्नामेंट है, अच्छे स्टार्स आपकी टीम में आए हैं, बट यहाँ आने से पहले आप समेत कुछ प्लेयर्स को NCA बुलाया गया था, वहाँ पर भी आप लोगों ने काम किया, कुछ उस बारे में बताइएगा कि कौन से एरियाज थे आदम जिन पर आपने फोकस किया, किसने ज़्यादा हेल्प किया, और उस पूरी प्रोग्रेस के मुतालिक प्लीज़ बताइएगा। जी शुरू के 1 महीने तो मैंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की थी वहाँ पे, और NCA में काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की, जिस तरह सबूर भाई ने काफ़ी मेरी ट्रेनिंग में हेल्प किया मुझे बहुत, और फिटनेस मेरी काफ़ी बेहतर हुई है NCA से। फिर यूसुफ भाई ने मेरा बैटिंग में बड़ा काम किया मेरे ऊपर, तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कि उन्होंने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं वहाँ हूँ और उनके साथ काम करूँ। ठीक है, कोयटा ग्लेडिएटर्स के चांसेस के हवाले से आदम आखिर में पूछूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग अब होनी है, आपकी टीम ज़रूर नीचे है बट चांस मौजूद है, चूंकि 5 मैचेस हैं,
फिर सरफराज का मामला हल हो गया, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ रहे हैं, फाफ डु प्लेसी हैं, आंद्रे रसल हैं, अच्छी टीम है। बट शायद शुरू के मैचेस लगता है आजम बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और खुद आप अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ा यकीनी तौर पर नज़र रख रहे होंगे, चूँकि वर्ल्ड T20 इस साल है, हमारा पाकिस्तान टीम का नंबर 5-6 स्लॉट पे लोग आपका नाम भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ये तो खुशी होती है कि एक इस PSL ने पहचान दी है और अब जो मैचेस आ रहे हैं आदम, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप समेत तमामी प्लेयर्स के लिए। जी देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बात ये कि इसको अवेल कैसे करनी चाहिए, तो वही उस चीज़ पे काफ़ी प्लान करता हूँ बैठ के। तो इंशाल्लाह जब मैच स्टार्ट होंगे तो कोशिश होगी कि अपनी टीम के लिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्म करूँ। और जहाँ तक बात है कि मतलब बॉटम ऑफ द टेबल तो हम लोग हैं, लेकिन इस लाइक के अगर इस सिचुएशन में अगर अब हम लोग जीतते हैं तो फिर एक मोमेंटम बन जाता है टीमों का। तो मुझे याद है जिस तरह पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी और वो लोग चौथी पोजीशन पे थी और वो वहाँ से सारे मैचेस जीत के चैंपियनशिप जीत गई। तो ये मिरेकल्स ऐसे होते हैं और इसमें आपकी टीम का बड़ा हाथ होता है कि टीम बॉन्डिंग हो या टीम की आपकी मतलब जज्बा और टीम के अंदर, तो बिल्कुल ऐसी चीजें हो। तो हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह के अच्छा परफॉर्म करे, अपनी टीम के लिए परफॉर्म करे और टीम को जहाँ टीम को फायदा पहुंचा सकें। आप तो खुद माशाल्लाह साबिक कप्तान, आपके वालिद, और ये तो कह नहीं सकते कि ऑब्वियसली आपको तो बहुत ही ग्रूमिंग का मौका मिला है, बट स्टिल जो इंटरनेशनल स्टार्स अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, फाफ डु प्लेसी की स्पेशली मैं बात करूं, आंद्रे रसल की जो T20 के बड़े एक मेगा स्टार हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड आदम के एक्साइटेड हैं कि इनके साथ भी खेलने का मौका मिले और ऑब्वियसली एक डिफरेंट कल्चर और एक डिफरेंट जो एक्सपीरियंस है उससे हमेशा यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है, जैसे आप हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आंद्रे रसल के साथ श्रीलंका लीग में खेला, फिर फाफ के साथ जो फर्स्ट लेग था PSL में, वो उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया। तो आई गेस इनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड में शुमार होते हैं, स्पेशली आंद्रे रसल और फाफ डु प्लेसी। और जिस तरह आपको बता, आंद्रे रसल 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन T20 में, स्पेशली ऐसे प्लेयर जब आपकी टीम के अंदर मौजूद होते तो इनसे आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। आदम, मुझे याद है नेशनल T20 कप के बाद मैंने जब आपका इंटरव्यू किया तो मुझे आपकी साफ गोई बड़ी अच्छी लगी थी कि आपने कहा था नहीं, मैं समझता हूं कि अभी मुझे और फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। अब काफ़ी लंबा एक गैप आ गया, तो अब आप समझते हैं आदम, अगर मैं आपसे खुद पूछूं, यू फील यू आर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? लास्ट टाइम आप खुद कह रहे थे कि नहीं, मैं कुछ अभी और काम करना चाहता हूं, फिटनेस पे भी, कुछ वेट पे भी आपने बात की थी, इसी तरह ऑब्वियसली जो टेक्निक्स हैं, बट आपने एक बड़ा लंबा अर्सा गुजारा उसके बाद 5-6 महीने, और अभी आप NCA हो क्या है। अगर आप मैं आपसे पूछूं आदम खान, खुद क्या समझते हैं, आर यू रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की जहाँ तक बात है, वो तो मेरी परफॉर्मेंस जवाब दे सकती है उसका। मतलब मैं अपने आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हाँ, मेहनत देखें, हर इंसान को मेहनत करनी है, और अगर मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह खेलूंगा भी तो मुझे वहाँ भी सीखने का ही मौका मिलेगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि आप सिर्फ सीखते हैं, अपने बुरे दिन से आप सीखते हैं और अपने अच्छे दिन से आप अच्छे दिनों से भी सीखते हैं। तो बात ये है कि क्रिकेट इज ऑल अबाउट लर्निंग, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म करूँ और उतना जल्दी टीम में आऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह बाकी सब ऊपर वाले के हाथ। चलें आदम, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको और क्रिएटर्स को फॉर PSL 6। और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कल हम जब दोबारा बात करें, अगेन हम सेइंग के शेड्यूल आ जाए, ताकि हम थोड़ा सा टीमों के प्रोफाइल पे ही बात करेंगे और कुछ और स्पेशल इंटरव्यूज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आएंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।